सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। आपके जो ये पोल साइंस का बीपीएससी 134 है, जिसके अंतर्गत हमारा ये सेकेंड ईयर कोड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। और इस सिचुएशन में आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 1939 से लेके 1945 तक ये समय काल रहता है, जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इसमें दो आपके गणराज्य की व्यवस्था देखने को मिलता है। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दो देशों का विघटन या फिर बोल सकते दो देशों में बट गया था। दो क्षेत्र में आपका देश बट गया था, आपका धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका जापान आ जाता है, हंगरी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। मित्र राष्ट्र की बात कर लेते हैं, इसमें अमेरिका आ जाता है, जो पूर्णतः आपके वर्चस्वता की व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें आपका यूरोप भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध का हम बात कर लेते हैं परिभाषा की। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं, तो जिसके अंतर्गत हम ये देखने को मिलता है कि ये जो समय काल रहता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड रहता है, जिसके अंतर्गत आपका जो देखा जाता है कि 1939 से लेकर 1945 के बीच ये टाइम पीरियड रहता है, जिसमें अलग अलग देशों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए दो गणराज्य के रूप में, या फिर एक तरफ दूरी राष्ट्र, दूसरी तरफ आपका मित्र राष्ट्र के जो देश थे, उन्होंने अपने आप में इस बोल सकते हो कि लड़ाई या फिर युद्ध की व्यवस्था का मोर्चा संभालते हुए इस व्यवस्था में आगे जुड़ सके। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ कारण थे, जिसके तहत पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना या फिर स्थिति पैदा होते हुए देखने को मिला, जिसके कारण अलग अलग देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में, जिस तरीके से आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो सभी देशों का जो एक महत्वपूर्ण पहलू था कि अपने आप का अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना, तो कुछ इस तरीके का ही था धारणा, जिसके कारण आपका द्वितीय विश्व युद्ध की जो भावना थी वो उत्पन्न होती हुई नजर आई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की जो व्यवस्था थी, तो हमको हमारे देखने को मिलता है कि ये है आपका 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट आपका देखा जाता है कि 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट होता है और आपका 2 सितंबर 1945 में खत्म होता है। ये पूर्णतः हमें देखने को मिलता है कि 6 वर्षीय युद्ध के नाम से भी संबोधित किया जाता है या फिर जाना जाता है। इट मीन्स कि 6 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध को ही 6 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसके तहत हम ये देखें कि यहाँ पर अलग अलग देशों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान गुटों में बंटकर देते हुए सामना किया या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अब द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थिति थी, जो इस युद्ध के कारण थे, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की व्यवस्था पैदा हुई या फिर जन्म लिया, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि अलग अलग देशों ने इस युद्ध में अपने आप को बोल सकते हैं कि झोंक दिया, जिसके तहत अपने गुटों को सपोर्ट करने के लिए इस युद्ध का जो मोर्चा था। इस युद्ध के अंत में हमें यह देखने को मिला कि जापान के जो दो शहर थे, आपका नागासाकी और आपका बोल सकते हैं हिरोशिमा, उस क्षेत्र पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियार गिराने के कारण ही आपका देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद ही हमें यह देखने को मिलता है कि अमेरिका अपनी प्रचंड व्यवस्था में वर्चस्वता की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। अब वह देखने को मिलता है कि जिस तरीके से आपका 9 अगस्त 6 अगस्त या और 9 अगस्त को देखा जाता है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर नागासाकी और 9 अगस्त को आपका देखा जाता है कि नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ साथ आपका देखने को मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समापन या फिर बोल सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। जिसके तहत हमने ये देखा कि पूर्णतः आपका जो राज करने की स्थिति है, अमेरिका ने स्वयं को बहुत ही आगे बढ़ाया। अमेरिका ने स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध में 1943 के आसपास लागू किया और अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए इससे पहले 1943 से पहले
अमेरिका का कोई रोल नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में, कोई हस्तक्षेप ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था कि अमेरिका 1943 से पहले द्वितीय विश्व युद्ध को देखना भी चाहता था या फिर देख भी रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के में आपका देखा जाता है कि अमेरिका शामिल होता है, कब शामिल होता है? 1943 में, 1943 में शामिल होने के बाद भाई उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी शक्ति, उसके वेपन्स, उसके हथियार, सब चीज तब तक सुरक्षित थे। कब तक भाई? आपका देखा जाता है 4 साल तक उसने युद्ध में शामिल ही नहीं किया। अब सारे देश यहाँ से लड़ते लड़ते यहाँ तक समय ट्रेवल कर रहे थे, 43 तक ट्रेवल कर रहे थे। तो भाई क्या है भाई, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके हथियार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे ना, सैनिक कमजोर हो रहे थे, सैनिक खत्म हो रहे थे। लेकिन भाई अमेरिका कब शामिल हुआ? जब ये अपने आप को पावरफुल बनाते हुए आपका देखा जाता है कि अमेरिका क्या है, 43 में आपका देखा जाता है अमेरिका स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया। ठीक है, अब इसके तहत आपका देखने को मिला कि जब ये 1939 से लेकर 1943 तक तो जो टाइम पीरियड रहा है ना, अमेरिका इस समय क्या कर रहा था? जो अलग अलग देशों की सैनिक की खान पान की व्यवस्था थी उसकी पूर्ति कर रहा था। और उसमें ये नहीं कि दान कर रहा था, भाई पैसे से वो खाने पीने की व्यवस्था को दूसरे देश में भेजा जा रहा था अमेरिका के द्वारा। हथियारों का सप्लाई अमेरिका कर रहा था। तो उस स्थिति में क्या है, उस समय भी अमेरिका क्या कर रहा था भाई, अपना व्यापार को कायम कर रखा था। तभी आपका देखा जाता है कि अमेरिका है ना शुरू से ही शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है। यही सब कुछ कारण है जिसके कारण अमेरिका है ना शुरू से ही शक्तिशाली देखने को मिलता है। अमेरिका जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, जब आपका देखा जाता है कि अमेरिका को एक स्वराज देश के नाम से भी समझा गया था। तो वो आपका देखा जाता है 1777 के आसपास अमेरिका की जिस तरीके से आजादी हुई, जिस तरीके से अमेरिका स्वतंत्र हुआ, उसी पल से अमेरिका का वर्चस्व आज तक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसे छल कपट, राजनीति राजनीति का मतलब होता है छल कपट। ठीक है, तो उसे बहुत बखूबी तरीके से आता है। अब ये मेरे को बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? मैंने बहुत बार बता रखा है कि अमेरिका का क्या थिंकिंग है भाई, अपनी व्यवस्था को बढ़िया से लागू करना। अमेरिका कब शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? बताओ आप लोग, अमेरिका कब शामिल हुआ था भाई? किसने बोला था ये बात अभी? अरे सही हो आप। मैं पूछ, किसने बोले का मतलब ये नहीं कि आप गलत। 1917 में अमेरिका क्या है, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अब देखो आपका युद्ध कब शुरू हुआ कि आपका देखने को मिला कि 1914 में युद्ध बोल सकते हो जन्म ले लिया था प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन शामिल कब होता है भाई अमेरिका? 1717 में आसपास शामिल होता है। अब ये बताओ कि 3 साल उसने युद्ध ही नहीं लड़ा, तो भाई मान लो कि 3 जनों की फाइट हो रही है, भाई मैं साइड में हूँ, 2 जने लड़ रहे हैं, भाई लड़ते लड़ते कमजोर होंगे, मैं फिर जाके कुछ समय के बाद उन दोनों को हरा सकता हूँ। ऐसा कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो अमेरिका यही करते आया शुरू से। वही कारण है कि अमेरिका की शक्ति आज भी बखूबी हमें देखने को मिलती है। क्लियर होगा पॉइंट सभी को? ठीक है, तो अमेरिका इस तरीके से आपकी परिभाषा में हमने ये देखा कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब समय रहा है और कब उसने परमाणु हथियार का बोल सकते हो कि ये जब जापान में आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराता है। हिरोशिमा की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका लिटिल बॉय आपका परमाणु हथियार का नाम होता है, परमाणु जो बम होता है उसका नाम क्या होता है? लिटिल बॉय। जिसमें यूरेनियम की क्षमता 239 पाउंड के रूप में देखा जाता है। यूरेनियम की जो क्षमता होती है 239 होती है, जो नॉर्मली आपके वजन के समान में देखने को मिलता है। और आपका नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। देखो ये पॉइंट्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ना लिख लो। क्या नाम था, किस तरीके से वो अपने परमाणु हथियार को गिरा रहे थे, क्या प्रोसेस था। हिरोशिमा पर कौन गिराया गया था? लिटिल बॉय। और यूरेनियम की क्षमता कितनी थी? 239 थी। ठीक है,
और आपका देखा जाता है नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, फैटमैन। ठीक है, जिसके तहत इस क्षेत्र का नाश कहीं ना कहीं परमाणु के रूप में भी, उसके परमाणु बम गिराने के कारण हमें देखा जाता है कि जापान का ये जो दो शहर है, ये शहर आज भी कहीं ना कहीं उसके चपेट में परमाणु हथियार के रसायन या फिर परमाणु के जो बोल सकते हो पदार्थ है, उसके चपेट में आज भी हमें देखने को बखूबी ये दोनों क्षेत्र आते हैं। तो देखो ये था पूरा द्वितीय विश्व युद्ध की पूरा सारांश के रूप में मैंने बता दिया कि क्या था। अब इसके कारण यानी कि रीजन, हम इन कारणों की व्याख्या करेंगे। तो आपका क्या है कारण, पहला पॉइंट क्या आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है, बहुत ही बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। किस चीज के, वर्सेल्स की संधि। पहले इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, वर्सेल्स की संधि। देखो वर्सेल्स की संधि में हमने ये देखा कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना, ठीक है, तो ये देखने को मिला कि जर्मनी पर जो पैसे की बात कही गई थी कि जर्मनी के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की व्यवस्था देखने को मिली थी, जो कि इसमें कुछ पैसे लगाए गए थे, वो आपका देखा जाता है, लिख लेना इन पैसे का कि कितना जर्मनी पर भुगतान करने के लिए देखा गया, 6 अरब 50 करोड़ पौंड की राशि की मांग की गई थी। ठीक है, वर्सेल्स की संधि में ये लिख लीजिए कि इसमें एक संधि बैठाई गई, जो कि वर्सेल्स यानी कि वर्सेल्स क्षेत्र में किया गया ये संधि था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपका जो जर्मनी था प्रथम विश्व युद्ध का कारण उसको माना गया था, और उस स्थिति में देखने को मिला कि ये जो जर्मनी पर कर लगाया गया या फिर पैसे की मांग की गई कि हाँ भाई तेरे कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की मतलब शुरुआत हुई थी, और तेरे जो भी शुरुआत हुई है जिसके कारण नुकसान जो हुआ है उसका भरपाई तू करेगा। ठीक है, ये वर्सेल्स की संधि के कारण ये व्यवस्था देखने को मिला। अब उसके कारण देखने को मिला कि जब ये वर्सेल्स की संधि में जो आपकी व्यवस्था रखी गई थी, भाई जर्मनी को बोला गया, बुलाया गया संधि के लिए, लेकिन उसे बैठने का भी अधिकार नहीं था। कहने का मतलब भाई मैंने किसी को इनवाइट किया और उसे इनविटेशन दिया, लेकिन उसे अंदर आने का अधिकार वहीं से वंचित कर दिया। तो वर्सेल्स की संधि कुछ इसी तरीके से थी, जिसके कारण जर्मनी को संधि के रूप में बुलाया गया। सभी राज्य सभी देश यानी कि बोल सकते यूरोप भी आया, अमेरिका भी आया, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र जो थे धुरी राष्ट्र पर इस संधि के रूप में देखा जाता है कि एक तमाचेदार संधि के रूप में देखा जाता है, यानी कि बोल सकते हो जैसे कि गाल पे तमाचा मारते हैं, तो इस स्थिति में जो जर्मनी पर ये एक अत्याचार या फिर विवाद आस्मक संधि के रूप में भी जाना जाता है कि जर्मनी का तौहीन किया जाता है, जर्मनी को इंसल्ट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण जर्मनी क्या है कि उसी टाइम से आपका देखा जाता है कि जर्मनी रिवेंज लेने के लिए यानी कि बदला लेने के लिए उसकी मन मन और उसकी मानसिकता यहीं से शुरू होती है, प्रथम विश्व युद्ध से ही आपका देखा जाता है कि क्या देखने को मिलता है, वर्सेल्स की संधि होने के साथ साथ ही प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि वर्सेल्स की संधि के कारण जो जर्मनी के सैनिक व्यवस्था था, जो सैनिक व्यवस्था की उत्पत्ति थी, चाहे हथियारों की उत्पत्ति थी, उसके उद्योगों पर क्या रोक दिया गया। भाई वो अब अपने आप को विकसित करने के लिए बाधित था, उसपे क्या है वर्सेल्स की संधि के रूप में उसके अधिकारों को छीन लिया गया कि हाँ भाई अब तू अपना विकास नहीं कर सकता, उद्योग नहीं लगा सकता, सैनिक व्यवस्था का ट्रेनिंग नहीं दे सकता,
ये सब इस संधि में खारिज दस्तावेज के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। तो यही संधि था जो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास हुआ था, उसके बाद हुआ था, और यही संधि आपके द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म का एक कारण बनता है। दैट्स क्लियर? एवरीवन क्लियर है? देखो इस संधि में ना जर्मनी पर बहुत अत्याचार किए गए। इस संधि के मामले में ना जर्मनी पूरी तरीके से अपने अत्याचारी की व्यवस्था पर अपने आप को बोल सकते हो कि संभालते हुए आया। तभी जाके हिटलर ने, देखा जाता है, जर्मनी का एकीकरण किया था। हिटलर के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। देखो हिटलर की स्टोरी पढ़ोगे ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई नेफ आप पढ़ोगे, माई नेफ यानी कि बोल सकते हो कि मेरा संघर्ष। ये हिटलर हिटलर के द्वारा लिखित गया एक बोल सकते हैं आत्मलेख है, जो हिटलर के जीवन के बारे में पूरा चर्चित किया गया। बहुत ही अच्छा बुक है, तो इसे पढ़ोगे। माई नेफ, जिसके KNEF आपका स्पेलिंग है, KNEF। इसमें मेरा संघर्ष जो है हिंदी में लिखा जाता है मेरा संघर्ष। तो हिटलर का ये पुस्तक है, तो कि बहुत ही हिटलर के पूरे जीवनी के बारे में बताया गया है। तो आपको पता चलेगा कि हिटलर बेशक दूसरे के लिए या फिर कुछ वर्ग के लिए बुरा था, लेकिन उसकी जो सोच व्यवस्था थी बहुत ही ज्यादा अपने देश को विकसित तथा अपने देश की जो अपमान हुआ था इस संधि के माध्यम से, उस अपमानजनक शब्द की बदला या रिवेंज लेने के लिए अपने देश को एकीकृत किया था। एकीकृत यानी कि एकता में बांधा था, हिटलर के द्वारा ये किया गया था। तो आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि आपका जर्मनी पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत करता है, यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या आएगा? मैंने क्या बोला कि हिटलर जो था कुछ वर्गों के लिए गलत था, लेकिन अपने देश के लिए वो गलत नहीं था। अपने देश के भी कुछ वर्गों के लिए गलत था, लेकिन वो अपने देश का जो स्वराज था, जो उसके अधिकार थे, उसके जो अपमान के जो संधि माना जाता है अपमानजनक, जिसपे जो देखा जाता है जर्मनी का तौहीन किया गया, जर्मनी को प्रताड़ना किया गया, जर्मनी पर अत्याचार किया गया, उस अत्याचार की भावनाओं को लेकर हिटलर में एक नफरत की आग बोल सकते हो कि लग चुकी थी, जो कि अपने देश की ये जो नफरत की आग है, वो आपका देखा जाता है हिटलर ने एकीकृत करते हुए वर्सेल्स की संधि के माध्यम से, जो वो संधि हुआ था उसका अपमानजनक जो संधि के नाम से भी जाना जाता है, इस संधि को, वर्सेल्स की संधि को अपमानजनक संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एकीकृत करने के कारण ही आपका देखा जाता है कि जर्मनी में जो पावरफुल जो व्यवस्था था ना, द्वितीय विश्व प्रथम विश्व युद्ध के पास जर्मनी क्या था, पूरी तरीके से भाई खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि 6 अरब 50 करोड़ डॉलर, सॉरी पौंड, ये कम नहीं है भाई। वर्सेल्स की संधि के माध्यम से जर्मनी को चुकाना था पूरे विश्व में। ये चुकाते चुकाते अपना जो विकास है ना, देखा जाता है कि जर्मनी का जो विकास है ना, जर्मनी का एकीकरण जो है हिटलर के द्वारा किया गया 1933 के आसपास, और 1935 तक जर्मनी का एकीकरण पूरा हो चुका था। ठीक है, ये एकीकरण की व्यवस्था थी ना, हिटलर के कारण आई। जर्मनी अपने आप को पूरी तरीके से शक्तिशाली दोबारा करने का जो कारण है वो हिटलर को माना जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि भाई मैं अपने कुछ भी वर्ग कर रहा हूँ, अब यहीं पे देख लो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जरूरी है कि मैं सभी को एनालिसिस यानी कि बोल सकते हो सभी को बेस्ट पढ़ा पाऊँ। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो जिनको मेरी लैंग्वेज कम समझ में आ रही, मानते हो ना इस बात को? तो देखो जर्मनी जो था, जर्मनी के प्रति हिटलर जो था बहुत ही एग्रेसिव था, यानी कि एग्रेसिव यानी कि इसको क्या था भाई, कि अब इसे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती थी। ये संधि इसका कारण था कि प्यार की भाषा इसको समाप्त कर दिया। हिटलर में जो नफरत की आग जमी थी ना, इस संधि के कारण जमी थी। तो इस संधि के कारण कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग में जब आता था कि हिटलर अपने जर्मनी को आगे बढ़ाना चाहता था, ताकतवर बनाना चाहता था, तो कुछ वर्ग इसके खिलाफ साबित हो जाते थे, तो भाई उसको वो उस वर्ग को समाप्त कर देता था। तो देखो ये तो मेरी एंगल में ये गलत नहीं है।
ठीक है। अब मान लो कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि भारत है, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान आए दिन हमारे भारत के क्षेत्रों पर मोर्चा अपना साबित करने के लिए लड़ाई करता है। अब मान लो कि प्यार की भाषा बोलेंगे, चलो ठीक है आ जाओ हमारे साथ लड़ लो, आ जाओ हमारे साथ प्यार प्यार से रह लो, इस तरीके से करेंगे तो क्या है भाई, कोई भी हम पे चपेट कर सकता है। तो जर्मनी का मतलब हिटलर का क्या सिद्धांत था भाई, कोई हमारे कार्य में बाधित डाल रहा है तो उसको खत्म कर देना, चाहे वो जर्मनी के लोग ही क्यों। तो ये था जर्मनी का सिद्धांत, सॉरी कि हिटलर का सिद्धांत। तो देखो ये गलत नहीं है कि आपके कोई भी कार्य में बाधित आ रहा है, मान लो कि भारत है, भारत के विकास पे सबके विकास है, लेकिन कुछ वर्ग के विकास ना हो, तो अब ये बताओ कि उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारत का विकास करना छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो ये था जर्मनी का और जो हिटलर की कहानी। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सामूहिक सुरक्षा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध में ना एक देश में होड़ लगा हुआ था सामूहिक सुरक्षा को लेके, यानी कि सामूहिक सुरक्षा जो था कि इसमें क्या होता था कि सभी देश दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखता था। ठीक है, जिसके कारण जो दूसरे देश थे ना, अगर मान लो कि मैं अमेरिका के साथ जुड़ू, पाकिस्तान के साथ जुड़ू, चीन के साथ जुड़ू, रूस के साथ जुड़ू, भाई सामूहिक सुरक्षा के रूप में मेरा क्या है, मैं चारों तरफ से सुरक्षित हो गया, क्यों, क्योंकि मेरे इतने देश के साथ मैं जुड़ रखा। तो अब जुड़ने के कारण क्या हुआ कि बहुत से ऐसे देश थे जो घमंड हो चुका था, उनपे क्या है, घमंड की भावना आ चुकी थी, जैसे आपका यूरोप है। ठीक है, यूरोप क्या है कि धीरे धीरे घमंडी व्यवस्था में आ गया था, जिसके कारण आपका देखा जाता है कि यूरोप छोटे छोटे जो देश थे ना, उसको क्या कर रहा था भाई, अपने चपेट में ले रहा था, अपने अधिकार उनके अधिकारों को समाप्त करके ना उसे दबाने का प्रयास कर रहा था ये हिटलर, बोल सॉरी आपका यूरोप। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसकी सुरक्षाओं का गलत प्रयोग करते हुए जो देश है ना, दूसरे देशों को अपने अंदर दबाने का प्रयास कर रहे थे, उनके अधिकारों को वंचित कर रहे थे। ठीक है, तो जिसके कारण धीरे धीरे जो छोटे छोटे देश थे वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की जो थिंकिंग थी उनके मन में उत्पन्न हुआ, या फिर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उनकी मन की धारणा ये उत्पन्न हुई, जिसके कारण आपका देखा जाता है सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, या इसे ये भी बोल सकते हो सामूहिक सुरक्षा की विफलता। ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे करेक्ट कर लो, चाहे आप देख सकते हो कि सामूहिक सुरक्षा की विफलता दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। सामूहिक सुरक्षा की विफलता जो देखा जाता है कि जब यूएन की गठन हुआ, यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन क्या था भाई, जो देखा जाता है ताकतवर जो देश थे, जैसे कि आपका चीन था, अमेरिका था, यूरोप था, ये जो देश थे, तो यूएन क्या कर रहा था भाई, सुरक्षा के मामले में यूएन का गठन किया गया था, लेकिन यूएन असफल हो जाता था, विफल हो जाता था, क्यों, क्योंकि भाई ये ताकतवर जो देश था इसके अनुसार नहीं चलता था। आपने भी फिल्मों में देखा होगा कि कोई राजनीति पार्टी क्या होता है भाई, ताकतवर होता है तो वो कानून के अनुसार नहीं चलता। ठीक है, आपने फिल्म क्या रियल में ही देखा होगा कि कोई क्या होता है कि अपने शक्तिशाली यानी कि ताकतवर होने के कारण वो क्या है, किसी की मांग नहीं सुनता या फिर किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है, तो उस कारण से सुरक्षा की जो व्यवस्था थी ना वो विफल हो चुका था, जो यूएन का गठन किया गया था वो कहीं ना कहीं विफल की व्यवस्था में देखने को मिला था, या फिर विफलता में आपका यूएन की व्यवस्था साबित होता है। क्लियर है अगला पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्वव्यापी संगठन। डोंट वरी स्वाति, वो भी पॉइंट सही है, मैं उसे भी करवाऊंगा, मैंने ये लिख दिया था इसलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो ये देखो 1929 में विश्वव्यापी संगठन, विश्वव्यापी संगठन जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि 1929 में एक विश्व में एक दौर आया ऐसा जो 1929 के आसपास देखा जाता है, जिसके तहत हम देखेंगे कि विश्वव्यापी यानी कि सभी विश्व के जो देश थे ना, अपने संगठन को लेके आगे बढ़ना तथा उसको बेहतरीन बनाने के लिए अलग अलग देशों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे पर कब्जा शुरू कर दिया।
भाई क्या कर रहे थे कि भाई इस कब्जा के कारण कोई भी देश दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा था। विश्वास करने का योग्य जो व्यवस्था था वो समाप्त हो चुका था। अब कब्जा करने के कारण अधिकारों का खत्म कर दिया गया। जो दूसरे देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, वो 1929 में अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कि क्योंकि भाई आपका प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। अब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिसके कारण देखा जाता है कि युद्ध की समाप्त होने के बाद सभी देश कमजोर हो चुका था। तो ये धीरे धीरे जैसे तैसे करते करते यहाँ तक आया इनका टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे भी विकसित ना होने के कारण क्या किया कि छोटे छोटे देशों को ना अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उनके बोल सकते हो सैनिक व्यवस्था, उनके जो उद्योग है, उनके जो बोल सकते हो आर्थिक व्यवस्था तथा हथियार उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और विश्वव्यापी संगठन बना के ये कब्जा धीरे धीरे जो बड़े बड़े देश थे, जैसे यूरोप हो गया आपका, बोल सकते हैं कि ये जिस तरीके से आपका इसमें जापान भी शामिल है, सॉरी जर्मनी भी इसमें शामिल है। जर्मनी भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो इसके खिलाफ जो भी देश आ रहे थे उनका क्या कर रहा था भाई, अपने अंदर ले रहा था, उसे दबा दे रहा था। तो विश्वव्यापी संगठन के रूप में भी ये आपका तीसरा पॉइंट बनता है। हाँ स्वाति, आप कौन सा पॉइंट कह रहे थे? स्वाति कौन सा पॉइंट कह रहे थे? निशस्त्रीकरण की विफलता। देखो यहाँ पे स्वाति जो है वो क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। एक्टिव मतलब यानी कि कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछती है, कुछ भी टॉपिक हो तुरंत पूछती है। देखो निशस्त्रीकरण की विफलता से हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे क्या था ना कि एक संगठन बुलाया गया। कहानी के तौर पे बता देता हूँ कि ताकि आप लोगों को याद रहे कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना, तो सभी देशों ने एक ग्रुप बनाया कि भाई जो हमारे शस्त्र हैं, जो हमारे हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उन वेपन्स का हम अपने लिमिट के अनुसार उपयोग करेंगे तथा बनाएंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे। तो ये निशस्त्रीकरण की बात कही गई थी, यानी कि शस्त्रों का त्याग यानी कि हथियारों का, इसमें ये बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण बना निशस्त्रीकरण की विफलता, यानी कि ये ग्रुप बनाया गया था कि शस्त्रों का त्याग किया जाए। इसका कारण ये था कि शस्त्रों का ना त्याग करने के कारण यह द्वितीय विश्व युद्ध का एक जो बोल सकते हैं कि कारण माना जाता है कि देश को बात कही तो गई थी कि शस्त्रों का त्याग किया जाए, यानी कि शस्त्रों को हम ना बनाए। लेकिन कोई भी देश इस सोच व्यवस्था, इस थिंकिंग को, इस प्रस्तावना को मानने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा मानने वाला जो बोल सकते हैं कि इनकार करने वाला जो देश है, अमेरिका आता है। अमेरिका, यूरोप, ये जो देश होते हैं, ये जो देश है, इन्होंने बोल सकते हैं कि निशस्त्रीकरण की विफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि इन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग करने के लिए खिलाफ हो गए थे। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण की विफलता से हमारा तात्पर्य यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उस स्थिति में दूसरा अब कोई और ऐसा बड़ा घमासान युद्ध ना हो, तो इस स्थिति को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व में ये व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया कि हम अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे या शस्त्रों का प्रयोग ना करेंगे, तो उसे ही हम निशस्त्रीकरण की व्यवस्था में देखा जाता है। लेकिन इसकी विफलता हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रस्तावना या फिर जो ये प्रस्ताव रखा गया था पूरे विश्व के सामने, वो पूरा विश्व के देश इसे मानने से इनकार कर दिया और अपने शस्त्रों का लगातार उपयोग तथा उन्हें बनाने का प्रयास उन्होंने जारी रखा। तो निशस्त्रीकरण की विफलता कहलाती है। पॉइंट्स क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी बोलिए। ठीक है, देखो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों का त्याग कर देना। निशस्त्री मतलब होता है शस्त्रों का त्याग कर देना। ये तब रखा गया जब आपका देखा जाता है कि 1918 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस सिचुएशन में अब ये बात रखी गई कि यार ये ऐसा युद्ध ना भविष्य में अब कभी ना हो। इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि अब शस्त्रों का त्याग करने की बात की गई। ठीक है, शस्त्रों का त्याग करने की बात की गई।
शस्त्रों की त्याग करने की बात की गई, ठीक है, तो वही निशस्त्रीकरण कहलाता है। लेकिन ये शस्त्रों का त्याग मात्र एक प्रस्तावना के रूप में ही देखने को मिला। कोई भी देश अपने शस्त्रों का त्याग करना तथा उन्हें बनाना बंद नहीं किया, जिसे हम निशस्त्रीकरण की विफलता बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? विश्व आर्थिक संकट। विश्व आर्थिक संकट ये आपका पांचवा पॉइंट है, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध का पांचवा कारण बनता है, जिसके तहत हम बात कर लेते हैं। विश्व आर्थिक संकट से हमारा तात्पर्य ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस युद्ध में जितने भी अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से हर एक देश का टूट चुका था। जिस तरीके से हमें ये देखने को मिला कि जापान पर भी किस तरीके से 6 अरब 50 करोड़ पौंड की जो राशि थी उसको चुकाने की मांग की गई, तो उस पे आर्थिक संकट जापान पे तो बल्कि जर्मनी पे तो पूरी तरीके से हावी हो चुका था। ठीक है, लेकिन ये आर्थिक संकट हमारे ये देखने को मिला कि 1918 में जो युद्ध समाप्त हुआ, उस युद्ध में सभी देश शामिल थे। उन सभी देशों की आर्थिक जो व्यवस्था थी कमजोर हो चुकी थी, आर्थिक जो स्थिति थी कमजोर हो चुकी थी। क्यों भाई? सैनिक भी मरे, हथियार भी खत्म हुए, और देखा जाता है घर, बिल्डिंग्स, उद्योग व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो संकट तो आएगा ही ना, आर्थिक संकट तो आएगा ही। तो उसमें ये देखने को मिला, जो द्वितीय विश्व युद्ध की कारण बना रहता है कि विश्व में आर्थिक संकट की व्यवस्था के कारण भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा होती है, जिसके तहत हम आर्थिक संकट विश्व में देखे जाते हैं। तो विश्व के देश, जो कुछ कुछ ऐसे देश थे जो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शुरू से मैं बोलते आया हूँ कि वो छोटे छोटे देशों को अपने आर्थिक रूप में अपनाने का प्रयास कर रहे थे, उनको लूटने, उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे बोल सकते हो कि आतंकवादी व्यवस्था की जन्म होती है। आर्थिक संकट के कारण क्या है? आतंकवादी व्यवस्था का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि भाई हम दूसरे देशों को, दूसरे देश के हथियार क्षेत्र को अपनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आतंकवादी तो है। तो उस स्थिति में विश्व आर्थिक संकट के कारण भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। क्या? चलो ठीक है, पहले एक एक मैं बस ये पूछ रहा था कि किसको कितना पॉइंट आता है, बस मैं ये पूछ रहा था कि किसको टफ वाला पॉइंट आता है। ठीक है, तो पहले सिंपल पॉइंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो हार्डनेस पॉइंट है उसको कवर करेंगे। हाँ, कोई बोल रहा था? आर्थिक संकट का कारण क्या हुआ था? भूखमरी की व्यवस्था भी पैदा हुई थी, जिसके कारण दूसरे देश एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया। भाई मान लो कि अब एक एग्जांपल लो कि कुछ समय के बाद सभी देशों में पानी की स्थिति खत्म होने वाली है, पानी जो पीने वाला है वो खत्म होने वाला है। अब ये बताओ कि ये पानी के कारण भी देखना विश्व युद्ध जरूर होगा, ये ध्यान रखना, इन फ्यूचर ये कंफर्म्ड है। तो आर्थिक संकट के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही थी, तथा देखा जाता है कि हर एक देश कमजोर हो रहा था, तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को लूटने लगा। तो वो लूटने लगा तो मान लो कि कुछ देश शांत रहेंगे, हम मान लो कि किसी ना किसी को थप्पड़ मारा, मान लो सामने वाला शरीफ हो तो भाई रिप्लाई नहीं देगा। जरूरी तो नहीं कि सभी रिप्लाई नहीं देंगे, कोई मेरे को भी तो मार सकता है ना। तो उस स्थिति में आर्थिक संकट के कारण हुआ, फिर दूसरे देश को वो एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिए। तो इन दोनों के इन इसके कारण क्या हुआ कि जो देशों पूरे विश्व में जो एकता थी ना, एक दूसरे देश पर भरोसा करने की, वो समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की जन्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? फांसीवाद का उदय। देखो, फांसीवाद का जिसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे क्या है कि जो जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी के कारण फांसीवाद का उदय होता है। जर्मनी क्या करता है
जब आपका वर्सेल्स की संधि होता है ना, जिसके कारण वर्सेल्स की संधि में आपके जर्मनी पर अत्याचार या फिर अपमानजनक शब्दों की व्यवस्था देखने को मिली, तो उस व्यवस्था के कारण जो आपका फांसीवाद होता है उसका जन्म होता है, जिसके तहत अब यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना, लोकतंत्रीय व्यवस्था तथा दूसरे देश का सम्मान करना तथा ये देखने को मिला कि दूसरे देश के विपक्ष में होना, ये भावनाएं यहाँ पे उत्पन्न होने लगी। और ये जो टाइम पीरियड था 1920 के आसपास रहा, जिसमें हमने ये देखा कि वर्सेल्स की संधि के कारण 1920 के आसपास जो देखने को मिला धारणा, जिसके कारण फांसीवाद का यहीं पे उदय होता है। और फांसीवाद का मतलब भी यही था कि अलग अलग जो हमारे स्वतंत्रता, समानता, जो हमारे अधिकार थे, उन अधिकारों के माध्यम से अब क्या हुआ कि इटली और इटली जैसे जो देश थे, इन्होंने अपने आप में अपने आप को विकसित करने के लिए अपनी स्वतंत्रता को ही ध्यान में रखा और दूसरे देश की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था को ध्यान में ना रखते हुए क्या हुआ कि सबने अपने ही धारणा यानी कि अपनी ही थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए भाई प्रेरित हो गए। अब जैसे कि मान लो कि भाई मेरे पे अत्याचार हुआ, भाई अब अत्याचार हो गया, मैं अब कुछ नहीं देख रहा, मैं अब अपने अनुसार चलूंगा, चलो भाई मैं अपने अनुसार चलने वाला हूँ। तो ये भी एक कारण था कि फांसीवाद का उदय हुआ, जिसमें अब हर एक देश अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार चलने लगा। भाई सब अपने अपने अनुसार चलेंगे तो कोई किसी का भी नहीं सुनेगा, कोई किसी का भी भावनाओं का कदर नहीं करेगा, किसी भी संस्कृति, किसी भी स्वतंत्रता की कदर नहीं करेगा। तो उस स्थिति में इस उदय होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट बन जाता है नाजीवाद का उदय। देखो नाजीवाद आपने सुना भी होगा कि जर्मनी और नाजीवाद में कुछ, जर्मनी हिटलर का कुछ व्यवस्था पाया जाता है, या फिर बोल सकते हो हिटलर और नाजीवाद का संबंध पाया जाता है। किसी ने पढ़ा है नाजीवाद और हिटलर के बारे में? देखो हिटलर जब वर्सेल्स की संधि हुई थी जापान पर, सॉरी जर्मनी पर जब अत्याचार किए गए थे, तो उस स्थिति में क्या है, नाजीवाद का उदय देखने को मिलता है, हिटलर के द्वारा ही किया जाता है। एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम होता है हिटलर का। तो इसने सो बोल सकते हैं कि एक पार्टी का निर्माण किया था जो कि नाजीवाद यानी कि नेशनल सोसाइटी पार्टी का नाम था। तो जिसमें इस पार्टी के कारण नाजीवाद का उदय किया गया था, यानी कि नाजी यानी कि बोल सकते हो कि एक पार्टी था, एक जाति था, जो ये जाति में हिटलर ने एक बात बोली थी कि जो जर्मनी पर अत्याचार हुआ है वर्सेल्स की संधि के माध्यम से, इसने नाजी लोगों को इकट्ठा किया। नाजी यानी कि बोल सकते ये जाति थी, नाजीवाद का उदय का मतलब ये जाति था, जो कि जर्मनी में आपका एडोल्फ हिटलर ने नेशनल सोसाइटी पार्टी के रूप में इस नाजीवाद का बोल सकते हो कि अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता यानी कि बोल सकते हो अध्यक्ष के लीडर के रूप में नाजीवाद का ये जाना जाता है। तो इसने नाजीवाद की स्थापना की थी, जिसके तहत नाजीवादी लोगों को इसने बताया कि भाई वर्सेल्स की संधि में जर्मनी पर अत्याचार या फिर अपमानजनक संधि के रूप में देखा गया। तो इसने पूरा माइंड सेटअप किया, बोल सकते हो कि पूरा माइंड सेटअप कर दिया इन लोगों का कि भाई अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना है, अपने अधिकारों की मांग करनी है। और अधिकारों की मांग करने के लिए आपका अमेरिका, जो दूर मतलब मित्र राष्ट्र थे, उनके खिलाफ, उनके बोल सकते हो कि नाजीवाद के लोगों को इसने इकट्ठा करते हुए इसने प्रेरित किया। देखो ये गलत नहीं था मेरे अनुसार। देखो पढ़े लिखे लोग है ना, कभी इसे गलत नहीं बोलते। तो जो नाजीवाद का उदय था ना, यानी कि नाजीवाद के जन्म के कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? उसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसी में आपका लिख सकते हो, हिटलर की, हिटलर की नीति। देखो हिटलर की नीति भी सबसे बड़ा कारण मानता है भाई द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं इसी पर टिका हुआ है।
द्वितीय विश्व युद्ध किस पे टिका हुआ भाई? हिटलर की नीति पर टिका हुआ है। हिटलर ही चाहता था कि भाई अपने अधिकारों तथा हमारे देश पर जो हुए अत्याचारों की व्यवस्था को अपने उसको मुंहतोड़ जवाब दे और अपने जर्मनी की एक वर्चस्व जो स्थिति थी, जो पहले की जो स्थिति थी, उस अधिकारों के लिए अपने अधिकारों तथा उस पर जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार का बदला लेने के लिए हिटलर की जो नीति थी, जिसके कारण इस नीति के कारण भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म होता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि आपका हिटलर महत्वपूर्ण कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके अंतर्गत हमने द्वितीय विश्व युद्ध के पर चर्चा किया, कब हुआ और क्यों हुआ था, उन कारणों की हम व्याख्या कर रहे थे, जिसपे आपका ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब जिसके अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट भी आ जाता है, इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो कि ये पॉइंट आप स्टार्टिंग में ही लिख देना। जर्मनी का पोलैंड पर हमला, देखो ये फर्स्ट पॉइंट ही लिख लेना, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट ही हो जाएगा। बाकी ये फर्स्ट पॉइंट मिला के हमने पूरे उसमें 4 पॉइंट कवर किए थे, तो ये 9 पॉइंट बनेगा और ये 8 पॉइंट, ये 7 पॉइंट, ये 6 पॉइंट और बाकी हमने पहले कर लिया था उसके 4 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो अब ये जर्मनी का पोलैंड पर हम, एक सेकंड में रिपीट कर दे रहा हूं। अब ये जर्मनी का पोलैंड पर हमला, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करने के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति तथा बोल सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध का जो बिगुल बजाया था, बिगुल मतलब यानी कि कोई भी युद्ध होता था तो आपने देखा होगा कि पहले वो एक बिगुल बजाया जाता था, शंख बजाया जाता था, या फिर देखा भी होगा रामायण भारत का रामायण में उसे बिगुल बोला जाता है। तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करते हुए ही आपका देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो युद्ध है उसका बिगुल बजाते हुए इसका शुरुआत किया था। हाँ, तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि हिटलर की नीति का दोबारा एक बार बता देना सर, कौन है? नुकसान, देखो नुकसान ये था कि जैसे हिटलर ने शुरू से ही जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में वर्सेल्स की जो संधि हुई थी ना, महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वर्सेल्स की संधि। वर्सेल्स की संधि के कारण ही सब आपका देखा जाता है कि हिटलर में आग उलगती हुई, बोल सकते हैं आग सुलगती हुई नजर आती है। वर्सेल्स की संधि ही कारण माना जाता है हिटलर के बीच उसके मन में नफरत पैदा होने का। वर्सेल्स की संधि ही मानी जाती है कि हिटलर अपने देश पर हुए अत्याचार, वो उस पर हुए अत्याचारों का बदला लेने का वर्सेल्स की संधि ही मानी जाती है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्सेल्स की संधि को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसलिए इम्पोर्टेंट ही है। तो हिटलर के माध्यम से हमने इसके थिंकिंग के रूप में देखा जाता है कि हिटलर की नीति क्या थी, कि वर्सेल्स की संधि में जो अपमानजनक संधि हुआ था, जिसके कारण जर्मनी अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से समाप्त कर गया, उस पर कर लगाए गए, बोल सकते हो राशि की मांग की गई कि प्रथम विश्व युद्ध इसके कारण हुआ, 6 अरब 50 करोड़ डॉलर पौंड चुकाने की बात की गई, जिसके कारण अब जर्मनी था इतने पैसे चुकाते चुकाते उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो बिल्कुल टूट चुकी थी, जिसके कारण अब जर्मनी पर क्या है, हिटलर ने शुरू से ही अपनी जर्मनी की इस स्थिति को देखते हुए क्या हुआ कि अब क्या धारणा अपनाई कि हिटलर ने शुरू से ही ठान लिया कि अपने देश पर हुए अत्याचार, अपने जर्मनी पर हुए अत्याचारों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और इसका बदला पूरे विश्व के जो दोषी देश हैं उस पर अपने अत्याचारों की मांग को पूरा करते हुए एक ऐसा समय लाऊंगा जो जर्मनी ही अपनी वर्चस्वता पूरे विश्व पर दिखा पाएगी और जर्मनी का ही साम्राज्य पूरे विश्व पर स्थापित हो पाएगा। यही हिटलर की नीति थी। क्लियर है सभी को? उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने इस चैप्टर क्वेश्चन में ये देखा कि कौन कौन से कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध का। अब इसके बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के सारांश की बात कर लेते हैं। सारांश जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं, यानी कि जब हम छोटा सा अंश बोले जाते हैं कि जब हमारा
कोई भी आंसर कंप्लीट हो जाए पॉल साइंस में तो आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना जरूरी है। आपके ये टॉपिक तभी कंप्लीट हो पाएगा। अब उसके तहत हमारा ये पॉइंट आता है सारांश। सारांश से हमारा अभिप्राय यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, जो कि आपका देखा जाता है 1939 से लेकर 1945 तक रहता है, और इस टाइम पीरियड में हमारा देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद साथ साथ, और जर्मनी पर देखा जाता है कि आधिपत्य के रूप में अमेरिका अपना वर्चस्वता स्थापित करता है। और उस स्थिति में हम देखने को मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा होती है, और पूरे विश्व पर एक, बोल सकते हो कि दो ऐसा समय आता है जो पूरे विश्व के रूप में एक काले धब्बे के नाम से, काले दिन के नाम से जाना जाता है। आपका 6 अगस्त को और 6 अगस्त 9 अगस्त को, ये दोनों दो डेट होते हैं दो शहरों के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। एक हिरोशिमा जो कि 6 अगस्त पर परमाणु बम गिराया जाता है, और आपका देखा जाता है कि 9 अगस्त को नागासाकी क्षेत्र पर परमाणु बम गिराने के बावजूद ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपका पूरा सारांश था। क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।